नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे, जो बीए बीएड फोर्थ ईयर का लेसन है। फ्रांस की क्रांति। डियर बच्चों, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में इससे पहले मैंने आपको जनरली बताया था फ्रांस में क्रांति के कारण, वहाँ के शासक की भूमिका, वहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनके कारण, तात्कालिक कारण आर्थिक था वह। अब हम पढ़ेंगे उसके आगे। फ्रांस की क्रांति में जब डायरेक्टरी का शासन था तो वहाँ के जो नेता थे, जैकोबिन दलब, जरदोस्ता आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा परिचर्चा की थी। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। रोबेस्पियर, इनका समय है रोबेस्पियर। (1758 से 1794). रोबेस्पियर का जन्म 6 मई 1758 को आरा नगर में हुआ था। क्रांति से पूर्व वह वकालत में काम करता था। वह रूसी विचारों से बहुत प्रभावित था, रूसों के विचारों से बहुत प्रभावित था और स्वयं उग्र विचारों का था। 1789 में वह तीसरे सदन का सदस्य चुना गया। इसके बाद जन रक्षक समिति का सदस्य बना और अपने उग्र विचारों का प्रसार करता रहा। दांते का वध करने के बाद वह भी और अधिक शक्तिशाली बन गया। यद्यपि वह जैकोबिन दल का सदस्य था, परंतु उग्र विचारों के कारण राजतंत्र का भी समर्थक था। उसका मानना था कि यदि शांति के समय जनता शासन का आधार लोकतंत्र होता है तो क्रांति के समय जनहित और आतंक दोनों ही उसके लिए घातक होंगे। इस कारण तो क्रांति के समय वह जनहित और आतंक दोनों ही उसके आधार पर बने जाने चाहिए। उसकी यह धारणा थी कि यदि शासक तर्क के आधार पर अपनी जनता पर शासन करता है तो शत्रु के भय के माध्यम से शासित करना चाहिए। रोबेस्पियर का राजनीतिक जीवन बड़ा ही भ्रष्ट रहा। वह नास्तिक नहीं था, परंतु चर्च का अनुयायी भी नहीं था। वह नास्तिक भी नहीं था और न ही चर्च का अनुयायी था। गणराज्य की सफलता के लिए वह सदाचार पर परम आवश्यक मानता था, यानी वह सदाचार के लिए को परम आवश्यक मानता था। 1793 में नेशनल कन्वेंशन का 3 गुटों में विभाजन हो गया। इसका लाभ उठाकर उसने कम्यून के गुट को समाप्त कर दिया। इस कार्य में उसने दांते की सहायता प्राप्त की थी। उसके उपरांत उसने दांते और उसके समर्थकों पर देशद्रोह का आरोप लगाकर गिलोटिन पर चढ़वा दिया, यानी मौत के घाट से उन्हें उतार दिया गया। अप्रैल 1793 में से जुलाई 1794 ईस्वी तक वह फ्रांस का सर्वाधिकारवादी अधिनायक रहा। इस अल्पकाल में उसने हजारों व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा, जो करीब 1400 थे। उसने 8 जून को उसने परम पुरुष भगवान की प्रतिष्ठा की। इस अवसर पर उसने कहा कि यदि ईश्वर इस संसार में विद्यमान नहीं है तो उसका आविष्कार करना पड़ेगा। 10 जून को उसने एक ऐसा अधिनियम पारित किया जिसके अंतर्गत कन्वेंशन के सदस्यों भी बंदी बना जा सकते थे। इस अधिनियम से कन्वेंशन में खलबली मच गई। इस पर उन्होंने रोबेस्पियर को राज्य की रक्षा का भार से वंचित कर दिया और उस पर हमला कर दिया। गोली रोबेस्पियर के जबड़े में लगी। 28 जुलाई 1794 को उसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। इस प्रकार रोबेस्पियर का भी वैसा ही अंत हुआ जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया। अब नेक्स्ट है डॉक्टर मारा। डॉक्टर मारा फ्रांस की राज्य क्रांति के प्रारंभ होने के समय मारा राजतंत्र का समर्थक था, इसलिए वह लुई 16वें को आदर की दृष्टि से देखता था। यह राजतंत्र का समर्थक था, इसीलिए वह शासक को सम्मान की दृष्टि से देखता था। लेकिन जब लुई को मौत के घाट उतारा गया तो वह गणतंत्र का समर्थक बन गया। उसने लोकप्रिय नामक समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया, यानी इसके द्वारा लोकप्रिय समाचार पत्र प्रारंभ हुआ। समाचार पत्र लोकप्रिय निकाला। द फ्रेंड ऑफ द पीपुल नामक पत्र प्रकाशित प्रारंभ किया, जिसके माध्यम से वह जनसाधारण का समर्थन प्राप्त करने में सफल हो गया।
वह रोबिस्पियर के उग्र विचारों का समर्थक था। उसने अपने समाचार पत्र द्वारा उग्र विचारों का प्रसार किया। मॉन्टेस्क्यू की भांति वह भी चाहता था कि फ्रांस में इंग्लैंड जैसी शासन व्यवस्था स्थापित हो। इसके लिए उसने फ्रांस की जनता को सुझाव दिए। उनका मानना था कि बिना समानता की भावना के सुधार नहीं हो सकता। उसने जनता की क्रांति के कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित किया। हमारा राजनीतिज्ञ व रिपब्लिकन दल का नेता ही नहीं था, वरन वह बहुत बड़ा विद्वान भी था। वह अंग्रेजी, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन आदि भाषाओं पर अपना अधिकार रखता था। इंग्लैंड में रहकर उसने एमडी की उपाधि धारण की, प्राप्त की। वैज्ञानिक विषय पर उसने बहुत सी पुस्तकें लिखी। वह अपने समय का प्रसिद्ध चिकित्सक शास्त्री भी बना। उसे साहित्यिक एवं वैज्ञानिक जीवन से वैराग्य लेकर राजनीति में प्रवेश किया। 1792 में फ्रांस का शासक वर्ग उससे नाराज हो गया। 1793 में एक लड़की ने उसका कत्ल कर दिया, यानी मारा गया। नेक्स्ट है डायरेक्टरी का शासन। डायरेक्टरी का शासन 1796 से 1799 में आतंक के राज्य के विरुद्ध फ्रांस में जनता का में असंतोष विद्यमान था। अतः 1794 में फ्रांस में नए संविधान की मांग करने लगी और जिसके द्वारा शासन संचालन का भार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में सौंपा गया। इस संस्था के 5 सदस्य थे, जिसे डायरेक्टरी के नाम से पुकारा जाता था, यानी 5 व्यक्तियों की एक संस्था थी जिसे डायरेक्टरी कहा जाता है। डायरेक्टरी के शासनकाल की अधिकांश इतिहासकारों ने कठोर आलोचना की। H.G. वेल्स के अनुसार ने लिखा है कि डायरेक्टरी प्रशासन इतना कठोर था कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे फ्रांस में कोई क्रांति ही नहीं हुई। डायरेक्टरी के 4 वर्षों के कार्यकाल को षड्यंत्र का काल कहा जाता है। इसी समय नेपोलियन बोनापार्ट का उत्थान हुआ। नवंबर 1799 में नेपोलियन ने नाटकीय ढंग से फ्रांस में इसकी शासन बागडोर अपने हाथ में ले ली और डायरेक्टरी का पतन हो गया। प्लेट एवं जीन रेमंड ने लिखा है कि नेपोलियन ने फ्रांसीसी क्रांति का उपयोग सैनिक तानाशाही स्थापना करने के लिए किया था। फ्रांस की राज्य क्रांति के परिणाम। अब महत्वपूर्ण पढ़ेंगे हम फ्रांस की राज्य क्रांति के परिणाम। फ्रांस की राज्य क्रांति के परिणाम। फ्रांस की राज्य क्रांति यूरोप के इतिहास में ही नहीं वरन संसार के इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस क्रांति से मध्ययुगीन व्यवस्था का समापन हुआ और आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ। इतिहासकार हेजेन का मत है कि फ्रांस की क्रांति ने राज्य के संबंध में एक नई धारणा को जन्म दिया। राजनीतिक तथा समाज के विषय में नए सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। जीवन का एक नया दृष्टिकोण सामने रखा और एक नई आशा तथा विश्वास उत्पन्न किया। इन क्षेत्रों में बहुसंख्यक जनता की कल्पना एवं विचार प्रज्वलित हुए। उनमें से एक अद्वितीय उत्साह और संचार हुआ तथा असीम आशाओं से उन्हें अनुप्रमाणित भी किया। इतिहासकार डेविस ने लिखा है, फ्रांस की राज्य क्रांति का 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति और उसके बाद में संसार की अधिकांश महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। जॉन स्टीवार्ट ने अपनी पुस्तक द डॉक्यूमेंट्री ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिखा है कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम इतने दूरगामी हैं कि उनका साधारण मूल्यांकन करना भी फ्रांस का संपूर्ण इतिहास परिवर्तित हो जाता है। रैन जे म्योर के अनुसार यह एक विश्व क्रांति थी जो मई 1789 से प्रारंभ हुई, न कि केवल फ्रांस की क्रांति थी। अभी इसके परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला, राष्ट्रीयता का विकास। राष्ट्रीयता का विकास इस क्रांति का पहला परिणाम, यानी फ्रांस में जहाँ लोकतंत्र की स्थापना की गई, राष्ट्रीयता की स्थापना की गई, जहाँ पहले राजतंत्र था। फ्रांस की राज्य क्रांति ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रीयता की यह भावना केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही। जैसे जैसे क्रांति का विस्तार होता गया,
वैसे वैसे यूरोप के अन्य देशों में भी इस भावना का प्रचार होता गया। यही कारण था कि फ्रांस की क्रांति की प्रेरणा से इटली, जर्मनी और रूस में भी क्रांति हुई और वह भी सफल रही। इस क्रांति इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि क्रांति ने परतंत्र राष्ट्रों को स्वतंत्र प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया। यानी इस क्रांति से जर्मनी, इटली, फ्रांस और रूस में भी आदि देशों में यहाँ पर क्रांतियां हुई। अगला है निरंकुश शासन का अंत। निरंकुश शासन का अंत। दूसरा है निरंकुश शासन का अंत। क्रांति से पूर्व फ्रांस में निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, परंतु इस क्रांति ने उसका अंत कर दिया। अब राजाओं के युग के स्थान पर जनता के प्रतिनिधियों का युग प्रारंभ हुआ। जनसाधारण देश की राजनीति में भाग लेने लगे। इससे जनता में आत्मविश्वास की एक नई चेतना जागृत हुई। इस समय फ्रांस में विशाल पैमाने पर राजनीतिक दलों का उत्थान एवं विकास हुआ। यानी निरंकुश शासन का अंत हो गया और लोकतंत्र की स्थापना हुई और बहुत से राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ। अगला है सामंतवाद का अंत। सामंतवाद का अंत। अगला है सामंतवाद का अंत। मध्यकालीन समाज की सामंती व्यवस्था का अंत करना फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण देन है। क्रांति से पूर्व सामंत लोग अपने समाज को विशेष वर्ग के ही व्यक्ति समझते थे। वे किसानों का शोषण करते थे तथा उन्हें बेगार लेते थे, कोरवी बेगार लेते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत सदियों तक करोड़ों व्यक्ति पिसते रहे। उनका आर्थिक शोषण होता रहा। इसलिए कृषकों एवं मध्यम वर्ग की दशा बहुत शोचनीय हो गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत सदियों तक करोड़ों व्यक्ति पिसते रहे, इसलिए कृषक एवं मध्यम वर्ग की दशा शोचनीय हो गई। अव्यवस्था की सबसे बड़ी बुराई यह थी कि इसमें सामान्य व्यक्ति का कोई महत्व नहीं था। फ्रांस की राज्य क्रांति ने सामंती व्यवस्था का अंत कर समानता का सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यानी पहले जहाँ लोगों से बेगारी ली जाती थी, अनशन उनसे काम करवाए जाते थे, करोड़ों लोग इसमें पिस कर मर गए, किंतु फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अब सभी को एक समानता के सिद्धांत पर लागू किया गया, जिसके कारण सामान्य व्यक्ति को राज्य में अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त हुआ। इस क्रांति से प्रभावित होकर यूरोप के अन्य देशों में भी क्रांतियां हुई और सामंतवाद को उखाड़ फेंका गया। अगला है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। क्रांति के कारण फ्रांस में धर्म के क्षेत्र में उदारता की भावना विकसित हुई, जिसके फलस्वरूप यूरोपीय देशों में भी धार्मिक सहिष्णुता का प्रादुर्भाव हुआ और लोगों को धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। मध्यकालीन युग में जिस धर्म को राजा मानता था, वही धर्म प्रजा को मानना के लिए बाध्य होना पड़ता था। राजा की इच्छा के विरुद्ध धर्म की उपासना करने वालों को कठोर दंड दिए जाते थे। इस क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करके मानव समाज की बहुत बड़ी सेवा की। यानी पहले जो राजा का धर्म था वही सभी का धर्म होता था, किंतु इस क्रांति के फलस्वरूप अब सभी को धर्मनिरपेक्ष अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी प्राप्त हुई। अगला है लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना। इस क्रांति से फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस के शासक अब निरंकुश शासन करते थे। फ्रांस के शासक तब निरंकुश शासन करते थे, परंतु इस क्रांति ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। यद्यपि यह सत्य है कि आतंक, राज्य डायरेक्टरी और नेपोलियन ने प्रजातंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन किया था, जिसके कारण फ्रांस की निरंकुश राजतंत्र में अधिक और शोचनीय हो गई थी, परंतु फिर भी क्रांति ने देश में लोकतंत्र शासन की शुरुआत आवश्यक कर दी थी। फ्रांस की क्रांति का मुख्य आधार स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्वता की भावना आदि थे। इसके परिणाम स्वरूप विश्व के सभी स्थानों पर समानता के अधिकारों की मांग की जाने लगी। इससे समाज में समानता स्थापित हुई।
स्वतंत्रता मनुष्यों का जन्म सिद्ध अधिकार मान लिया गया। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दृष्टि से प्रत्येक नागरिक को पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। इस प्रकार भाषण, लेखन, प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अब लोगों को अपने विचार प्रकट कर सकते थे। न्याय के समक्ष सभी लोगों को एक समान समझा गया। सार्वजनिक पदों पर योग्यता के आधार पर नियुक्ति की गई। क्रांति ने विश्व बंधुत्व के सिद्धांत पर अधिक जोर दिया। इस सिद्धांत के अनुसार संसार का प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे का भाई है, इसलिए उसे परस्पर सहयोगी और प्रेम, सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। इस क्रांति के सिद्धांतों से लोगों में राजनीतिक एवं सामाजिक समानता की भावनाएं विकसित हुई। आगे चलकर संसार में प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विकास। अगला हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विकास। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विकास। इस क्रांति ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांस की क्रांति ने मानव अधिकारों की घोषणा, स्वतंत्रता एवं विश्व बंधुत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिस कारण व्यक्ति की महत्ता एवं गरिमा में वृद्धि हुई। क्रांति के पूर्व साधारण व्यक्ति को कुछ भी महत्व नहीं था। राज्य की वास्तविक शक्ति विशेषाधिकार संपन्न लोगों के हाथ में नहीं थी। क्रांति के पश्चात सामान्य व्यक्ति का महत्व कायम हुआ। अब सर्वोच्च सत्ता जनता में निवास करने लगी। यह शासन तथा शासन का स्वरूप जनप्रतिनिधि की इच्छा पर निर्भर हो गया। समाजवाद का प्रारंभ। अगला क्या है? समाजवाद का प्रारंभ। समाजवाद का प्रारंभ। समाजवाद का प्रारंभ। फ्रांस की क्रांति के समानता के सिद्धांत ने समाजवादी व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया। इसने अमीर और गरीब दोनों को कानून एवं न्याय के समक्ष एक पंक्ति में लाके खड़ा किया। अब कानून के समक्ष कोई छोटा बड़ा नहीं था, सभी के लिए एक समान कानूनों की व्यवस्था की गई। क्रांति से पूर्व फ्रांस में कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के लिए अलग अलग कानून थे। एक ही अपराध के लिए अलग अलग वर्ग के व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। फ्रांस की क्रांति ने कानून की इस असमानता को समाप्त कर दिया। अब चर्च और सामंतों के विशेषाधिकार समाप्त हो गए। किसानों को ऋण को माफ कर दिया गया जिन्होंने सामंतों से ले रखा था। दास प्रथा समाप्त कर दी गई। गिरजाघर ने जनता से कर लेना बंद कर दिया। इस प्रकार सामंतवाद का अंत, विशेषाधिकारों की समाप्ति तथा चर्च की शक्ति का पतन हो जाने से समाजवादी शासन व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हो गया। सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में सुधार। सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में सुधार। सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में सुधार। नेशनल असेंबली और नेशनल कन्वेंशन के द्वारा किए गए सुधारों ने फ्रांस में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में एक नया युग प्रारंभ हुआ। अब दास प्रथा समाप्त हो गई। कर्जदारों को बंदी बनाकर जेल में रखना समाप्त हो गया। स्त्री और पुरुषों को बराबर समान अधिकार प्रदान किए गए। पहले ज्येष्ठ पुत्र ही पिता की संपत्ति का मालिक होता था, किंतु पिता की संपत्ति में उसके सभी पुत्रों को बराबर बांटी जाती थी। लॉर्ड एल्टन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था और समानता क्रांति के उद्देश्य थे जो प्राप्त कर लिए गए, लेकिन गौरव तथा भूमि का कृषकों का हस्तांतरण क्रांति की अन्य उपलब्धियां थी। आधुनिक फ्रांस की राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की नींव भी इस क्रांति में ही रखी गई थी। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि फ्रांस की राज्य क्रांति में कई महत्वपूर्ण और जन उपयोगी सुधार किए गए। अगला है फ्रांस की राज्य क्रांति का यूरोप पर प्रभाव, यानी इस क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। यूरोप पर प्रभाव, यानी इस क्रांति ने यूरोपीय महाद्वीप को कैसे प्रभावित किया, इसके बारे में जानेंगे। क्लियर बच्चों? फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण निरंकुश शासन व्यवस्था समाप्त हो गई, तो पड़ोसी देशों के निरंकुश शासक घबरा गए।
यही कारण था कि इंग्लैंड जैसे देश ने भी अपने यहाँ कई संवैधानिक सुधार किए। फ्रांस के लोगों ने इस समय घोषणा कर दी कि निरंकुश शासन के विरुद्ध क्रांति करने वाले को ये सहायता देंगे। इस घोषणा के कारण फ्रांस के कई पड़ोसी देश में निरंकुश राजतंत्र धराशायी हो गया तथा उनके स्थान पर लोकतंत्र का श्रीगणेश हुआ। क्रांति के अग्रदूत नेपोलियन ने स्पेन में राष्ट्रीय चेतना जागृत की तथा इटली तथा जर्मनी को अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांध दिया। इतना ही नहीं, वहां पर लोकतंत्र के सिद्धांतों का प्रचार किया गया। इन सब सुधारों का श्रेय फ्रांस की राज्य क्रांति को ही जाता है। यानी इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुई, इसका श्रेय भी फ्रांस की क्रांति को ही जाता है। क्लियर। अगला है इस क्रांति का महत्व। इस क्रांति का महत्व। फ्रांस की राज्य क्रांति अपने ढंग की अनूठी थी। यह पहला अवसर था जबकि जनता ने राजा को समाप्त करने के लिए खुले रूप से क्रांति की। इससे पूर्व 2 क्रांतियां हो चुकी थी। 1688 में इंग्लैंड के निवासियों ने जेम्स द्वितीय के विरुद्ध क्रांति की थी, परंतु यह राजतंत्र के विरुद्ध न होकर तात्कालिक राजाओं के विरुद्ध थी। इस प्रकार अमेरिका की जनता ने अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था। इस क्रांति का ऐतिहासिक महत्व बताते हुए कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि यह क्रांति अपने मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल सिद्ध हुई। उसने केवल हिंसा और बदले की भावना को ही प्रोत्साहित किया, परंतु यह पूर्णतः सत्य प्रतीत नहीं होती। वास्तव में तो यह इस क्रांति की 16वीं शताब्दी के पुनर्जागरण के अधूरे कार्य को पूरा किया। प्रोफेसर लुकियस ने लिखा है कि फ्रांस की राज्य क्रांति ने मध्य युग की परंपराओं को समाप्त कर दिया। इतिहासकार डेविस ने लिखा है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण मानव सभ्यता के इतिहास में एक नए अध्याय का प्रारंभ हुआ। जनसाधारण में स्वतंत्रता समानता की भावना इस क्रांति से जागृत हुई। यदि इंग्लैंड और अमेरिकी की क्रांतियों में स्वतंत्रता का बीजारोपण किया, तो फ्रांस की राज्य क्रांति ने बीज को विकसित किया। पिछले 200 वर्षों से विद्वान स्वतंत्रता समानता विश्व बंधुत्व के सिद्धांत पर जोर दे रहे थे। इस क्रांति ने इन सिद्धांतों का प्रचार किया। फ्रांसीसी जनता ने सबको यह बता दिया कि यदि राजा अधिकारों के मार्ग में बाधक बने तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। इससे प्रभावित होकर बहुत से देशों के निरंकुश राजाओं ने प्रजा की भलाई का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इंग्लैंड की राज्य क्रांति का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित था, परंतु फ्रांस की क्रांति ने केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं वरन सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत अधिक प्रभावित किया। इस समय फ्रांस में शिक्षा तथा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। यह क्रांति केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही वरन समस्त यूरोप को भी अपने लपेटे में ले लिया। इस क्षेत्र में यह क्रांति अन्य क्रांतियों से आगे बढ़ गई। इससे फ्रांस में जो परिवर्तन हुए ठीक वैसे यूरोप के अन्य देशों में भी हुए। यह क्रांति यूनान, पोलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस आदि देशों की जनता का मार्ग प्रदर्शक बन गई। इस क्रांति पर प्रकाश डालते हुए मैरियट के अनुसार यदि अमेरिका की क्रांति ने स्वतंत्रता का बीजारोपण किया तो फ्रांस की राज्य क्रांति ने उस बीज को अंकुरित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ने भी कुछ लिखा है इनके बारे में। फ्रांस की राज्य क्रांति तो समाप्त हो गए, परंतु जनतांत्रिक विचार समूचे यूरोप में फैल गए। उनके साथ मानव अधिकारों के घोषणा पत्र द्वारा प्रतिपादित समस्त सिद्धांतों का प्रचार हुआ। प्रोफेसर गूच ने लिखा है, फ्रांस की राज्य क्रांति ने संपूर्ण विश्व के मानव के विचारों और कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। हेज और मून के अनुसार यूरोप में राष्ट्रीयता और बहुत कुछ फ्रांस में ही विकसित हुए थे। डेविड थॉमसन के अनुसार 1914 ईस्वी तक फ्रांस की क्रांति यूरोप के जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जिसकी तुलना 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार आंदोलन से की जानी आंदोलन तथा 17वीं शताब्दी के धर्म युद्धों से की जा सकती है। इसने राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन व विचारधाराओं, कूटनीति तथा युद्ध के क्षेत्र में पुरातन व्यवस्थाओं के कीर्तिमानों को नष्ट कर दिया। फ्रांस की राज्य क्रांति अमानवीय कार्यों के विरुद्ध थी, जिसने मध्यकाल की व्यवस्था को समाप्त कर एक नए समाज की नींव रखी, जिसके परिणामों
के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह क्रांति न केवल यूरोप ही वरन समस्त विश्व की एक महान घटना थी। सेवाइन के अनुसार 17वीं और 20वीं शताब्दी की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं में फ्रांस की राज्य क्रांति से जोड़ना गलत है, यानी यह एक महत्वपूर्ण क्रांति थी। इस क्रांति के फलस्वरूप ही नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ, जिनके बारे में कुछ परिचर्चा इस क्लास में भी जारी रखी जाएगी। प्रोफेसर इतिहास हेज ने लिखा है 1799 से 1814 तक यूरोपीय इतिहास फ्रांस का इतिहास है और इस काल का फ्रांसीसी इतिहास नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में कोर्सिका में एक निर्धन वकील के यहाँ हुआ था और नेपोलियन बोनापार्ट ने 1793 में 16 सितंबर को उसने तूलो के घेरे के समय सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व किया। इन दिनों तूलो नगर में प्रतिक्रियावादी उपद्रव खड़े हो गए थे। महासभा के अधिवेशन भी इसी नगर में हो रहा था। उत्तेजित भीड़ ने महासभा के स्थान को घेर लिया। तब नेपोलियन ने अपनी योग्यता एवं दिलेरी से उत्तेजित भीड़ को नियंत्रित करके महासभा के सदस्यों को मृत्यु के मुख से जाने से बचाया था। इससे रोबेस्पियर उससे काफ़ी प्रसन्न हुआ। 1794 में वह अर्टली ऑफ जनरल प्रधान तोपची नियुक्त किया गया। रोबेस्पियर के पतन के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 20 अगस्त को उसे छोड़ दिया गया। उसे पुराने पद पर नियुक्त कर दिया गया। 1795 में मार्च में उसे बैंडी के अभियान पर जाने का आदेश मिला, लेकिन वह नहीं गया, पेरिस में ही जमा रहा। इस वर्ष कन्वेंशन के भंग हो जाने के बाद जिन 5 सदस्यों का संचालक मंडल डायरेक्टरी था, अब से उनकी अच्छी मित्रता कर ली उनसे। इस 5 अक्टूबर को राजतंत्र के समर्थकों का विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इस विद्रोह को दबाने में नेपोलियन ने सेनापति बरास को महत्वपूर्ण सहयोग दिया। पेरिस के इस विद्रोह को दबाने में नेपोलियन ने असली योग्यता का परिचय दिया। परिणाम स्वरूप उसे आंतरिक सेना का कमान मिला। सेनापति बरास के माध्यम से उसे जोजेफाइन बोरन जैसी पत्नी भी मिल गई। नेपोलियन की उन्नति उसकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान था। वह एक प्रभावशाली महिला थी और सरकारी पदों पर काम करने वाले बहुत से लोग उसके मित्र एवं शुभचिंतक थे। नेपोलियन की योग्यता से प्रभावित होकर युद्ध मंत्री कार्नो ने उसे इटली अभियान का प्रधान सेनापति नियुक्त किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की क्रांति में अपनी महती भूमिका निभाई। इटली अभियान में नेपोलियन गया। हॉलैंड को जीतकर फ्रांस ने वहां एक पिछलग्गू गणतंत्र की स्थापना की। बेल्जियम तथा राइन नदी के किनारे भी उसने जर्मनी राज्य को भी फ्रांस ने जीत लिया था। प्रसा, स्पेन, टस्कनी युद्धों से हट गए। केवल इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया ने ही क्रांतिकारी फ्रांस के विरुद्ध युद्ध जारी रखा। इटली के बहुत से क्षेत्र ऑस्ट्रिया से अधिकार में थे। इटली का पोप भी क्रांति का जबरदस्त शत्रु था और उसे उसके इशारे पर फ्रांस में कई धार्मिक उपद्रव भड़का दिए थे। अतः फ्रांस के लिए इटली पर आक्रमण करना स्वाभाविक था। बोनापार्ट ने इटली अभियान सैनिक विशेषज्ञों की दृष्टि से युद्ध कला अपने ढंग का अनूठा उदाहरण है। उसकी श्रेष्ठतम कोटि की रण कौशल का परिचय है। नेपोलियन का सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेनाओं का मुकाबला करना पड़ा, जिससे उसके सैनिकों से लगभग दुगनी थी, यानी जितनी नेपोलियन की सेना थी उससे दुगनी सेना उन दोनों की थी। नेपोलियन के पास जो सैनिक थे उनके पास ठीक की पोशाकें भी नहीं थी। अधिकारियों के पास न तो जूते थे, इसलिए नेपोलियन ने शत्रुओं को आपस में मिलने का अवसर न देकर पृथक उन्हें परास्त करने का निश्चय किया। सर्वप्रथम उसने डीगो के स्थान पर ऑस्ट्रिया की सेना को परास्त करके उसे पूर्व की तरफ खदेड़ दिया। यहाँ पर पश्चिम की तरफ मुड़ा, अचानक सार्डिनिया की सेना पर टूट पड़ा। मोल्डेवी नामक स्थान पर उसे पराजित कर दिया। इससे सार्डिनिया की राजधानी टूरिन को जाने वाले मार्ग पर नेपोलियन का अधिकार हो गया। भयभीत सार्डिनिया ने संधि करना ही उचित समझा। संधि के अनुसार सार्डिनिया ने सेवाय और नीच के प्रदेश फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। इसके बाद नेपोलियन ने अपना सारा ध्यान ऑस्ट्रियन सेना पर केंद्रित किया। सबसे पहले उसने ऑस्ट्रिया के इटालियन राज्य लोम्बार्डी को जीता। इस समय तक ऑस्ट्रिया की सेना साहोद नदी के उस पार चली गई थी। शत्रु सेना पर
पहुंचकर उसने लोदी के पुल पर को पार करना जरूरी था। इस पुल पर के दूसरे किनारे ऑस्ट्रिया का तोपखाना था। नेपोलियन ने भयंकर गोलाबारी के उपरांत भी पुल को पार करके शत्रु सेना को परास्त कर दिया। यानी उसमें इतना जिगर था कि सामने तोपें खड़ी थी पुल के उधर, फिर भी उसने डरा नहीं और वह तोपों का सामना करने के लिए मौत के मुंह में चला गया। बोलते ना, वीर जो होते हैं वो किसी बात की चिंता नहीं करते, आगे बढ़कर आक्रमण करते हैं। कर दिया। वास्तव में लोदी के पुल का युद्ध उसकी शूरवीरता का एक ज्वलंत उदाहरण था। उस दिन में नेपोलियन अपने सैनिकों को आराध्य देव बन गया। यानी उसकी इस वीरता को देख के अपने सैनिकों का वह आराध्य देव बन गया। इस युद्ध के फलस्वरूप मिलान प्रदेश पर उसका अधिकार हो गया। दूसरी तरफ इस युद्ध में पराजित होने के बाद ऑस्ट्रिया की सेना ने मांटवा दुर्ग में आश्रय लिया। सामरिक दृष्टि से इसका बड़ा भारी महत्व था। नेपोलियन ने दुर्ग को घेरा डाल दिया। 8 महीने में भी घेरा चलता रहा। फिर ऑस्ट्रिया ने घेरा तोड़ने के लिए 4 बार सेनाएं भेजी, परंतु हर अवसर पर उन्हें परास्त होकर लौटना पड़ा। 1797 में रिवोली के प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, जिसमें ऑस्ट्रिया की सेना परास्त हुई और मांटवा ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ऑस्ट्रिया की सेना को खदेड़ता हुआ लियोबेन नगर पर जा पहुंचा। यह नगर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से 100 मील की दूरी पर था, अतः ऑस्ट्रिया से संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। 18 अप्रैल 1797 को लियोबेन की युद्ध विराम संधि हुई। इस अभियान के केवल नेपोलियन ने डायरेक्टरी से पूछे बिना ही लड़ाई की और संधि और राज्यों का निर्माण किया। एनकोना में पोप की सेना को हराने के बाद उसने पोप से धन वसूला, लूट का माल लिया और भूमि भी हथिया ली। लोम्बार्डी राज्य का सिसलपाइन, जेनोवा का लाइरिगुरिन गणतंत्र में बदल दिया गया। ये दोनों फ्रांसीसी ढंग का संविधान लागू कर दिए। पेरिस के इस आदेश की अवहेलना करते हुए नेपोलियन अभियान में भाग नहीं लिया। 1797 में ऑस्ट्रिया ने कैम्प फोरमिया की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। यह संधि नेपोलियन ने इटली अभियान का चरमोत्कर्ष था। यह संधि फ्रांसीसियों को बहुत बड़ी विजय थी। यूरोप में सबसे प्रतिक्रियावादी शक्ति ने फ्रांसीसी गणतंत्र की असाधारण विजयों को मान्यता दे दी। इससे इटली में फ्रांस का सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया ने बेल्जियम, राइन राज्य, नदी का पश्चिमी किनारा फ्रांस के लिए छोड़ दिया। लोम्बार्डी को अपना अधिकार त्याग दिया। नेपोलियन द्वारा निर्मित सिसलपाइन गणराज्य लोम्बार्डी, पर्मा, मेडोना, वेनेसिया और पोप के कुछ भागों को मिलाकर बनाया गया को मान्यता दे दी। बदले में फ्रांस ने वेनिस का नगर, द्वीप, डालमेशिया, इरिट्रिया ऑस्ट्रिया को सौंप दिए। प्रसिद्ध लोपुप नेपोलियन ने इस बात की भी व्यवस्था कर ली थी कि फ्रांस लोगों को उससे विजयों की नियमित जानकारी मिलती रहे। यानी फ्रांस के जो लोग थे वो समय समय पर नेपोलियन बोनापार्ट उनको अपनी विजय की जानकारी भेज रहा था। जब वह पेरिस लौटा तो जनता ने उसका वैसा ही स्वागत किया जैसे रोम ने सीजर का किया था। फ्रांस की वायुमंडल उसकी जय जयकार से गूंज उठा। उसके पराक्रम की कई कहानियां प्रचलित हो गई, जिनमें अतिशयोक्ति अधिक थी। यानी बढ़ा चढ़ाकर अपनी बातों को उसने अपने देश में भेजा और वह अपनी ख्याति प्राप्त कर ली। उसके पराक्रम की कई कहानियां प्रचलित थी। इटली अभियान में नेपोलियन ने अपने शत्रुओं के विरुद्ध नए नए तरीकों का प्रयोग किया और अपने शेष जीवन में उन्हीं उपायों से अनेक युद्ध जीते। वह शत्रु पर अचानक आक्रमण करता था। वह शत्रु की छोटी टुकड़ियों के मुकाबले अपनी समूची सेना की शक्ति झोंक देता था। यदि शत्रु जरा भी पीछा करता तो भी वह उसका पीछा करता था, जब तक कि वह हथियार न डाल दे अथवा पूरी तरह नष्ट न हो जाए। वस्तुतः उसका इटली अभियान बहुत सी ही सफल रहा। वह सेना तथा जनता की उत्सुकता का केंद्र बना रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांस की जो क्रांति है वह एक विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी और किस प्रकार उसने समस्त विश्व में अपना जौहर बिखेरा। इतिहासकार हेजन ने लिखा है, फ्रांस की क्रांति ने राज्य संबंधी एक नई धारणा को जन्म दिया। राजनीतिक तथा समाज के विषय में नए सिद्धांत प्रतिपादित किए। जीवन की बहुसंख्यक जनता की कल्पना और विचार प्रज्वलित किए। उनमें एक अद्वितीय उत्साह का संचार हुआ। असीम आशाओं ने उन्हें अनुप्रेरित किया। इतिहासकार डेविस का मत है कि क्रांति से पूर्व और कुछ अंशों में उसके बाद भी इन क्रांति ने संसार की अधिकांश महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांस की राज्य क्रांति को हमने विस्तृत रूप से परिचर्चा की और इसमें हमने समझा कि किस प्रकार फ्रांस की जो क्रांति हुई उसके कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या निकले और कौन कौन से जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उन्होंने इनमें क्या क्या कार्य किए।
इन सभी की विस्तृत चर्चा परिचर्चा हमने की और इसके परिणाम बहुत व्यापक पड़े। भारत में भी इसके परिणाम व्यापक पड़े और भारत ने भी इनसे प्रेरणा ली थी। और जैकोबिन दल का सदस्य भारत का जो शासक था उस समय नेपोलियन बोनापार्ट, भारत का जो शासक था दक्षिण में मैसूर का टीपू सुल्तान, उसने भी जैकोबिन दल की सदस्यता स्वीकार की थी। अतः विश्व पटल पर फ्रांस की क्रांति एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण क्रांति थी, जिसने स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्वता आदि की बातों को साथ लेकर चले और विश्व को एक नई दिशा दिखाई। इंग्लैंड और अमेरिका की क्रांतियों से फ्रांस की क्रांति ने प्रेरणा ली। वहाँ पर वो सैनिक लड़ने गए और वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी और उनको समझकर अपने देश में उन्होंने लागू करने के लिए जो क्रांति की, टेनिस कोर्ट की शपथ ली, बस्तिल के दुर्ग का पतन किया और विश्व के समक्ष एक लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार की जाए आदि बातों का इसमें चर्चा परिचर्चा उन्होंने की। अतः हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि फ्रांस की राज्य क्रांति विश्व की अद्वितीय घटनाओं में से एक घटना थी। इन सभी को आप लिखेंगे। क्लियर?